मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास। आज की क्लास में समास के ऊपर फिर से चर्चा होगी। चैप्टर 5 है और ये इस चैप्टर का समास वाला पार्ट 4 है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास के भेदों का अध्ययन हम कर रहे थे, जिसमें हमने अव्ययीभाव समास अध्ययन कर लिया था, कर्मधारय समास का भी अध्ययन कर लिया था, द्विगु समास का भी अध्ययन कर लिया था और आज हम बात करेंगे किसकी? द्वंद्व समास की। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं कि अव्ययीभाव समास में हमने क्या सीखा था। देखिए, अव्ययीभाव समास में हमने ये सीखा था कि जो उसका पहला पद होता है वो क्या होता है? वो अव्यय या उपसर्ग होता है। ठीक है, और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? वो संज्ञा होता है। पहला पद अव्यय उपसर्ग होता है और जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रथम पद जो है वो प्रधान होता है, यानी कि जो पहला पद है वो प्रधान होगा। ठीक है, तो जो प्रधान होगा उसका एरो ऊपर और जो प्रधान नहीं होगा उसका एरो हमने क्या किया? हमने नीचे बना दिया। ठीक है, चलिए कर्मधारय समास को हमने सीखा था। कर्मधारय समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है? वो असंख्यावाची विशेषण होता है। पहला पद असंख्यावाची विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? वो संज्ञा होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है, पहला अप्रधान होता है और जो दूसरा है वो प्रधान होता है, उसको हम नहीं बदलते हैं। ठीक है, चलिए द्विगु समास में क्या पढ़ा था कि जो पहला पद होता है वो क्या होता है? वो संख्यावाची विशेषण होता है। कौन सा होता है? वो संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक है ना, संख्यावाची विशेषण। और दूसरा पद संज्ञा होती है। दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होती है। और इसमें भी क्या होता है? वही सेम चीज़ है, जो पहला पद है वो प्रधान नहीं होता है, दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। ठीक है, अब द्वंद्व समास की आज हम बात करेंगे। द्वंद्व समास में क्या होगा? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। क्या होगा? दोनों पद जो हैं वो प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक, और दोनों पद प्रधान को क्या बोलते हैं? उभय पद प्रधान। उभय पद प्रधान, दोनों पद को क्या बोलते हैं? उभय पद प्रधान। दोनों पद प्रधान होंगे मतलब उभय पद प्रधान होगा द्वंद्व समास में। ठीक, आइए द्वंद्व समास की चर्चा करें। देखिए बच्चों, द्वंद्व समास के बारे में मैंने आपको क्या बताया? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होने का मतलब दोनों ही पद स्ट्रॉन्ग हैं, कोई किसी से झुकने वाला नहीं है, कोई किसी से कम पड़ने वाला नहीं है। अगर एक पद अव्यय होगा तो दूसरा पद भी अव्यय होगा, एक पद संज्ञा होगी तो दूसरा पद भी संज्ञा होगी, यानी कि दोनों ही पद बिल्कुल बराबर दर्जे के होते हैं, प्रधान होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये उभय पद प्रधान समास होता है। कैसा समास होता है? उभय पद प्रधान समास होता है। ठीक है, जिसमें क्या मतलब है इसका? कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, तीसरी बात क्या है इम्पॉर्टेंट जो नोटिस करने की है? दोनों पद जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो विलोम होते हैं। कैसे होते हैं? वो विलोम होते हैं या फिर विलोम के जैसे होते हैं, यानी कि या तो वो विलोम होंगे या फिर वो हमें विलोम के जैसे दिखते हैं। विलोम होते हैं या विलोम के जैसे होते हैं। ठीक है, दो पद होते हैं और दोनों पद यानी कि दो शब्द मान लीजिए, पद अगर आपको कंफ्यूज करता है तो दो शब्द होते हैं और दो शब्द विलोम होते हैं या विलोम के जैसे होते हैं। कोई किसी से कम नहीं पड़ता, कोई किसी से झुकता नहीं है। ठीक, दोनों ही एक दूसरे पर आरोपण करते हैं। तो ये द्वंद्व समास की मुख्य परिभाषा है कि दो पद होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, उभय पद प्रधान होते हैं, एक ही बात है। और जो दोनों शब्द होंगे वो दोनों कैसे होंगे? या तो विलोम होंगे या फिर वो विलोम के जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे आपने इसके उदाहरण पहले देखे हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया माता पिता। माता पिता ये दो शब्द हैं, है ना? ये दो शब्द हैं और इसमें क्या है कि ये भी प्रधान है
और ये भी प्रधान है, ना माता पिता से कम है और ना ही पिता माता से कम है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसी तरह से हम और भी उदाहरण लिख सकते हैं। हम दूसरा उदाहरण लिखते हैं। हमने दूसरा उदाहरण लिखा दाल रोटी, है ना? क्या लिखा हमने? दाल रोटी। अब ये दाल रोटी भी साथ साथ में आए हैं, ना दाल रोटी से कम है ना रोटी दाल से कम है, तो ये भी प्रधान है और ये भी प्रधान है ना? और ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? एक दूसरे के विलोम जैसे दिख रहे हैं। हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ऊंच नीच। क्या लिख सकते हैं? ऊंच नीच। ठीक, ऊंच भी प्रधान है और नीच भी प्रधान है, और ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल एक विलोम शब्द हैं। तो या तो विलोम शब्द होते हैं या फिर वो विलोम के जैसे दिखाई देते हैं। ठीक, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास वाले शब्द कहते हैं, द्वंद्व समास वाले पद कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? इनको याद कर लेते हैं। कैसे याद कर लेते हैं? वो ये याद कर लेते हैं कि जिन दोनों शब्दों के बीच में ये हाइफन आता है ना, ये योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह आता है, वो शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण कहे जाते हैं। देखिए, इसके बीच में भी योजक आ रहा है, इसके बीच में भी योजक आ रहा है, तो वो ऐसे याद कर लेते हैं। तो इस तरह से याद करना क्या होता है? गलत होता है। आप किसी चीज़ को समझ के अगर सीखते हैं तो उसका असर ही अलग होता है ना? आप उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो फिर आप याद करेंगे तो सिर्फ आप कुछ उदाहरणों तक ही सीमित रह जाएंगे। मान लीजिए मैंने आपको याद करा दिया कि जिन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आते हैं, आंख बंद करके इसे द्वंद्व समास बता दीजिएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप कई बार इसमें गलती भी कर सकते हैं, क्योंकि योजक चिन्ह वाले शब्द जो हैं वो अव्ययी भाव समास के उदाहरण में भी आते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे नहीं याद करना बिल्कुल भी कि जिन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आए वो द्वंद्व समास है, नहीं। आप ऐसे याद करना कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान लगे और जहाँ पर दोनों पद एक दूसरे के विलोम लगे, वहाँ पर कौन सा समास होगा? वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होगा। ओके, अब देखिए, जब हम इन सामासिक शब्दों का विग्रह करेंगे, क्या करेंगे? विग्रह करेंगे, तो इनका विग्रह हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। विग्रह कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार से विग्रह 3 प्रकार से कर सकते हैं। विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। क्या कहा? कि विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाम थोड़े से ध्यान से देखिएगा। पहला है इतरेतर द्वंद्व। कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व। दूसरा क्या है? विकल्प द्वंद्व। नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो किस में क्या होने वाला है। दूसरा जो है वो क्या है? विकल्प द्वंद्व। और जो तीसरा है वो क्या है? वो है समाहार द्वंद्व। तीसरा जो है वो क्या है? समाहार द्वंद्व। ये विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के 3 उदाहरण हैं, इतरेतर, विकल्प और समाहार। तो ज़्यादातर हमें क्या पढ़ने मिलता है? ज़्यादातर हमें इतरेतर पढ़ने मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमको विकल्प पढ़ने मिलता है, और समाहार तो हमें बहुत ही कम पढ़ने मिलता है। समाहार हमें ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। तो सबसे पहले इतरेतर है, फिर विकल्प है और फिर समाहार है। ये विग्रह करने के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं विग्रह करने के। ठीक है, आइए इन पर थोड़ा सा गहराई से चर्चा करते हैं। देखिए, हमने उदाहरण लिया माता पिता का। किसका उदाहरण लिया? माता पिता का उदाहरण लिया। ठीक, और हमें ये सामासिक शब्द है, हमें क्या करना है? इसका विग्रह करना है। तो हम इसका 3 तरीके से विग्रह कर सकते हैं। कैसे? समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझ के चलिए। आपको स्कूल में आपकी टीचर ने बोला कि बेटा कल आप अपने माता पिता को या मम्मी पापा को बुला कर लाना। केवल इतना बोला कि बेटा कल आप अपने मम्मी पापा को बुला कर लाना। ठीक है, अब अलग अलग मानसिकता के बच्चे इसको अलग अलग तरीके से समझेंगे। अलग अलग मानसिकता के बच्चे इसको अलग अलग तरीके से समझेंगे। वो घर जाके बोलेंगे कि स्कूल में बुलाया है, स्कूल में टीचर ने बुलाया है। ठीक, क्या कहा गया था टीचर के द्वारा? कि कल अपने माता पिता को बुला कर लाना। तो कुछ बच्चे ये समझेंगे कि टीचर ने किसको बुलाया है? टीचर ने माता और पिता, टीचर ने माता और पिता दोनों को बुलाया है।
माता और पिता दोनों को बुलाया है। कुछ बच्चे तो ऐसा समझेंगे यानी कि दोनों का जाना कंपलसरी है, दोनों का जाना ज़रूरी है ना। कुछ बच्चे वहाँ पर ऐसा समझेंगे। कुछ बच्चे क्या समझेंगे, कुछ बच्चे ऐसा समझेंगे कि टीचर ने माता या पिता दोनों में से किसी एक को बुलाया है, यानी कि विकल्प दे दिया है। कुछ समझेंगे माता और पिता दोनों को बुलाया है, और कुछ समझेंगे माता या पिता दोनों में से किसी एक को बुलाया है। ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो ये समझेंगे कि टीचर ने माता पिता आदि किसी को भी बुलाया है। माता पिता आदि यानी कि घर में उनका कोई और भी अगर संरक्षक है, घर में उनका कोई और भी अभिभावक है, तो उनको बुलाया है। बात समझ में आ रही है आपको। तो जब हम विग्रह करने बैठते हैं, जब हम उसको अलग अलग करने बैठते हैं, समास में क्या होता है, हम संयोग करते हैं। संयोग में क्या होता है कि दो शब्दों के बीच के जो योजक चिन्ह होते हैं, जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनको हटा देते हैं। जैसे इसमें और को हटा दिया, इसमें या को हटा दिया, इसमें आदि को हटा दिया, तभी तो समास होता है। और विग्रह में क्या होता है, उन योजक चिन्हों को वापस से यूज़ कर लेना विग्रह होता है। तो माता पिता का विग्रह 3 तरीके से किया जा सकता है। अगर हम इतरेतर की बात करें तो माता और पिता, विकल्प की बात करें तो माता या पिता, और समाहार की बात करें तो माता पिता आदि। तो इतरेतर समाज में हमने क्या सीखा, इतरेतर समास में हमने ये सीखा कि इसमें और शब्द का प्रयोग किया जाएगा, विकल्प में या अथवा शब्द का प्रयोग किया जाएगा, और समाहार में आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आदि या इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ये तो पहचान की बात हो गई, लेकिन समझने की बात आप समझ गए। दूसरी बात क्या है कि इतरेतर द्वंद्व की अगर हम बात करें तो इसमें हमेशा क्या होगा, हमेशा विलोम या विलोम के जैसे शब्द आएंगे। विलोम शब्द आएंगे या विलोम के जैसे दिखने वाले शब्द आएंगे। विलोम शब्द आएंगे या विलोम के जैसे दिखने वाले शब्द आएंगे। ठीक है। विकल्प में क्या होगा, केवल विलोम शब्द आएंगे। केवल विलोम शब्द आएंगे, विलोम के जैसे दिखने वाले नहीं आएंगे, केवल विलोम शब्द आएंगे। ठीक है। समाहार में क्या होगा, समाहार में सदैव बहुवचन शब्द आएंगे, जिनका बहुवचन बनाया जा सके, है ना। सदैव बहुवचन शब्द आएंगे। तो माता और पिता को अगर हम देखें तो वो तो हमने बना दिया इस तरीके से, लेकिन माता और पिता जो है वो कौन से द्वंद्व का उदाहरण है, सही मायने में वो इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। कौन से, इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। ना तो वो इसका उदाहरण है और ना ही वो इसका उदाहरण है। ठीक है। क्योंकि माता पिता बहुवचन में नहीं आएंगे, माता पिता विलोम शब्द भी नहीं है, माता और पिता विलोम के जैसे दिखते हैं। तो ये माता और पिता इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। अब इसको कुछ और उदाहरणों से समझते हैं और आपकी बुक से समझते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप अपनी बुक से परिभाषा को बहुत ध्यान से पढ़िए। द्वंद्व समास ऐसे भी लिखा जाता है और जैसे हम लिख रहे थे वैसे भी लिखा जाता है। जिस समस्त पद के, समस्त पद मतलब सामासिक पद के दोनों पद प्रधान हो, ये आपको बताया। इसके साथ में आप जोड़ सकते हैं और दोनों पद कैसे हो, विलोम या विलोम के जैसे हों। ठीक है। ये परिभाषा आप पूरी लिख सकते हैं कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद विलोम या विलोम के जैसे हों, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास का विग्रह करते समय, अभी आपको बताया कि द्वंद्व समास का विग्रह करते समय हम कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और का, एवं का, तथा का, अथवा का या का, या इसके अलावा एक और शब्द का प्रयोग करते हैं जो बताया हमने, आदि या इत्यादि का। आदि या इत्यादि का ये लगाया जाता है। जैसे शब्द है दूध दही, दूध दही। तो अब ये विलोम के जैसे दिख रहे हैं ना, हकीकत में तो विलोम नहीं है। तो ये किस समास में जाएंगे, ये जाएंगे इतरेतर द्वंद्व में जाएंगे। और इसका विग्रह क्या होगा, दूध और दही। क्लियर हो क्या। चलिए, हानि लाभ देखिए, या तो हानि होगी या तो लाभ होगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। ये कैसे हैं, बिल्कुल विलोम शब्द हैं। तो इसको अगर हम विग्रह करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हानि या लाभ। तो ये कौन से द्वंद्व में जाएंगे, ये जाएंगे आपके विकल्प द्वंद्व में। क्लियर। चलिए, आइए द्वंद्व समास के कुछ अन्य उदाहरणों को देखते हैं। अब देखिए राजा रानी। अब राजा रानी शब्द जो हैं वो विलोम के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन विलोम तो नहीं है ना।
तो राजा और रानी इतरेतर में चले जाएंगे। अपना पराया, अब यहाँ पर अपना पराया या तो कोई अपना होगा या फिर कोई पराया होगा, तो कैसे होंगे ये विलोम शब्द होंगे। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप इसमें और की जगह पर या लिख सकते हैं, अपना या पराया, अपना और पराया नहीं, अपना या पराया। ठीक है। माता पिता, तो माता और पिता ये तो हम बता चुके हैं आपको। यश अपयश, यश का मतलब प्रसिद्धि और अपयश का मतलब क्या होती है, बदनामी। तो ये दोनों कैसे हैं, विलोम शब्द हैं, तो आप यहाँ पर विलोम में या लिख सकते हैं, यश या अपयश। खरा खोटा, तो खरा खोटा बिल्कुल विलोम शब्द हैं, तो यहाँ पर आप खरा या खोटा लिख सकते हैं। लाभ हानि, ये भी विलोम शब्द हैं, तो लाभ या हानि लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो और वाले एग्जाम्पल हैं वो इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण हैं, और जो या वाले एग्जाम्पल हैं वो विकल्प द्वंद्व के उदाहरण हैं। उदाहरण और भी हो सकते हैं। मोटी बात आपको सिर्फ क्या सीखनी है कि दोनों पद प्रधान होने चाहिए। ठीक है। या बोल सकते हैं कि उभय पद प्रधान होने चाहिए, और दोनों ही शब्द या तो विलोम होने चाहिए या विलोम के जैसे दिखने वाले होने चाहिए। ठीक है। बाकी बहुत डिटेल में तो हम बड़ी क्लासेस में इन समासों को पढ़ेंगे। अभी आपकी क्लास के लिए आप इतना समझ लें, ये आपके लिए काफ़ी है। तो कैसा लगा आपको द्वंद्व समास? आई होप अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। एक बार जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने द्वंद्व समास में? दोनों पद प्रधान होते हैं, ये उभय पद प्रधान समास होता है, विलोम या विलोम के जैसे शब्द इसमें होते हैं। जैसे ये माता पिता हुआ, इसमें क्या हुआ, योजक चिन्ह जो होते हैं उनका लोप हो जाता है। दाल रोटी, योजक चिन्ह का लोप हो गया। ऊंच नीच, योजक चिन्ह का लोप हो गया। इनका विग्रह हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 3 प्रकार से कर सकते हैं, इतरेतर द्वंद्व के माध्यम से, विकल्प द्वंद्व के माध्यम से, या समाहार द्वंद्व के माध्यम से। इतरेतर द्वंद्व में विलोम या विलोम के जैसे शब्द आते हैं, जैसे माता और पिता, और इसमें और अव्यय का इस्तेमाल होता है, या इसके साथ हम लिख सकते हैं इसमें तथा का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। या एवं का भी इस्तेमाल होता है। ठीक। विकल्प में या अथवा शब्द का इस्तेमाल होता है, और इसमें केवल विलोम शब्द आते हैं। और समाहार अभी आपके सिलेबस में नहीं आया है, तो इसमें केवल बहुवचन शब्द आते हैं, और इसमें आदि या इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो हम लिख देते हैं यहाँ पर कपड़े लत्ते, बोलते हैं ना ऐसे, कपड़े लत्ते आदि, है ना। यानी कि जो हमने कौन से शब्द पढ़े थे? हाँ, हमने सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द पढ़े थे। सार्थक और निरर्थक, पानी वानी, दाल वाल, रोटी छोटी, तो वो सारे शब्द जो हैं वो समाहार द्वंद्व में आ जाते हैं। जैसे कपड़े लत्ते आदि ले आना, अब आदि मतलब कपड़े के साथ साथ जो इसके साथ का मैचिंग का जो कुछ भी आता हो, वो सारा कुछ ले आना। लहंगा ओढ़नी ले आना, इस तरीके से बात करते हैं। दाल वाल, रोटी छोटी, पानी वानी, ठीक है, बहू बेटियाँ, ये सारे इस तरीके के जो शब्द हैं ये किस में आ जाते हैं? आपके समाहार द्वंद्व में आ जाते हैं। बड़ी क्लासेस में आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे। फिलहाल मोटी बात आपको इतनी याद रखनी है, बस ये याद मत रखना कि जहाँ पर भी योजक चिन्ह होगा वहाँ द्वंद्व समास होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है। तो बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जो है वो देखते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।